चलिए आज हम लोग स्पीड टेस्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्लॉक से रिलेटेड है ये। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? बड़ा आसान है। एक घड़ी एक घंटे में कितना बढ़ जाती है? 5 मिनट बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि हम इसको अपनी आसान भाषा में कहें तो 60 मिनट में कितना बढ़ जाती है? 5 मिनट। 60 मिनट में 5 मिनट बढ़ने का मतलब है कि सही घड़ी 60 मिनट चलती होगी और खराब घड़ी उतनी ही देर में चल जाती होगी, 65 मिनट यानी 65 मिनट्स। इसी तरह से बात की जाए सेकंड वाली सुई की, तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? 1 मिनट का मतलब हम 60 सेकंड भी बोल सकते हैं, यानी सेकंड की सुई 60 सेकंड्स में 5 सेकंड्स ज्यादा चल जाएगी, यानी सही घड़ी 60 सेकंड चलेगी तो खराब घड़ी उतने ही समय में 65 सेकंड चल जाएगी। तो हमें समझ आ गया कि अगर हम घड़ी को देखते हैं तो सेकंड की सुई इस 12 से इस तरह से चलना स्टार्ट करती है और इसी 12 पर पहुंचती है। तो कितने सेकंड कवर किए इसने? 60 सेकंड्स यानी 60 सेकंड। और एंगल क्रिएट किया कितना यहां पर? 360 डिग्री। लेकिन हमें पता है कि ये 60 सेकंड में 65 सेकंड चल जाएगी, यानी 5 सेकंड अभी और चलना है। 5 सेकंड चलना है तो अभी कितना और चल जाएगी? ये 30 डिग्री और चल जाएगी। तो 30 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 390 डिग्री। तो 390 डिग्री इसमें से कौन सा ऑप्शन है? सी। तो हम लोग फाइनली आंसर पर पहुंचे और हमारा आंसर क्या है? सी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां हमें दिया जा रहा है a प्लस बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो प्लस का मतलब है यहां पर हस्बैंड, इनटू का मतलब दिया जा रहा है फादर, एंड लास्ट डिवाइड मीन्स ब्रदर, और डिवाइड का मतलब है ब्रदर। देखिए कैसे इसको करना है। एक डेटा हमें यहां दिया जा रहा है P इंटू टी डिवाइड Q प्लस आर में R का P से क्या संबंध है? हाउ इज R रिलेटेड टू P? तो P इंटू यानी क्या दिया जा रहा है? फादर। P इज फादर ऑफ T एंड T डिवाइड Q, डिवाइड यानी भाई, T ब्रदर है किसका? Q का। Q प्लस Q पति है, पति है किसका? अपनी वाइफ का, यानी R का। तो ये R कौन है? P की। ये दोनों P के बेटे हैं, तो ये R जो है वो P की बहू यानी पुत्र वधू, बेटे की वाइफ है। R जो है वो P की पुत्र वधू है। तो आंसर हमारा यहां R के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है, R का P से संबंध बताइए। तो पुत्र वधू कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, एक आदमी ने अपने मित्र से कहा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी मां के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरी मां का इकलौता बेटा तो मैं खुद हुआ, बोलने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति खुद हुआ, और उसकी इकलौती बेटी है ये लड़की जो बस में है। लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़की उसकी बेटी है, बेटी यानी डॉटर। तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान है, एक सेकंड में हमें समझ में आ गया होगा। अगला डाइस का क्वेश्चन है।
दो अलग अलग प्रकार के पासे उपस्थित हैं, इन पासों में 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? सबसे पहले हमें यह फाइंड आउट करना होता है कि डाइस है कैसी, यूनिक या सिंपल। तो हम बड़ी आसानी से यहां कह सकते हैं कि 6 और 1 दोनों एक साथ एक ही फोटो में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये डाइस जो है वो कैसी होगी? सिंपल होगी, क्योंकि यूनिक डाइस में 1 और 6 जो हैं वो कभी भी एक फोटो में एक साथ नहीं आते, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और दुनिया में आज तक ऐसा कोई कैमरा नहीं बना जो अपोजिट फेस को एक साथ शूट कर दे। तो डाइस सिंपल है, और सिंपल डाइस में हमें क्या करना होता है? सिंपल डाइस में हमें फेस देखने होते हैं कि कितने फेस कॉमन हैं। तो यहां पर अगर हम फेसेस की बात करते हैं तो देखिए 6 और 2, 6 और 2 कितने फेस कॉमन है? 2 फेस कॉमन है। और जब 2 फेस कॉमन होते हैं तो रिमेनिंग फेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन कॉमन फेस अगर इंटरचेंज हो रहे हों तो कॉमन फेसेस के बाहर आप खड़े होकर देखिए, राइट हैंड पर 6 है और लेफ्ट हैंड पर 2 है। ऐसे ही दूसरे फोटो में देखिए, राइट हैंड पर 2 है और लेफ्ट हैंड पर 6 है। इसका मतलब कंफर्म हो रहा है कि ये इंटरचेंज हो रहे हैं। इंटरचेंज हो रहे हैं तो 100% कंफर्म समझ में आ रहा है हमें 1 का अपोजिट 3 होगा और 3 का अपोजिट 1 होगा। लेकिन 2 और 6 की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 और 6 के अपोजिट, 2 यहां पहले फोटो में भी है, दूसरे फोटो में भी है, अपोजिट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सेम है 6 पहले फोटो में भी है, दूसरे फोटो में भी है, अपोजिट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 to 6 यानी 1 से 6 तक के नंबर्स में, डिजिट्स में कौन सा अंक ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है? तो 2 अंक हैं अभी, 4 और 5। तो हमारा आंसर होगा यहां पर आइदर 4 और 5। ऐसे ही यहां पर 4 और 5, तो 4 और 5 दोनों कहीं भी हो सकते हैं क्योंकि डाइस सिंपल है। आपसे पूछा जा रहा है 5 का अपोजिट, तो तुरंत समझ में आ रहा है कि 5 2 का भी अपोजिट हो सकता है और 6 का भी अपोजिट हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा 2 या 6, आइदर या इधर 2 और 6। इस तरह का कोई भी ऑप्शन हमें दिया नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं यानी किन में से कोई नहीं? ऊपर वाले तीनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर चौथा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। ईस्ट में 50 किलोमीटर चलता है ये अपनी कार से, देन वह राइट टर्न लेता है और 30 किलोमीटर जाता है। यहां से राइट टर्न लिया और इसने 30 किलोमीटर की दूरी कवर की, ये इसका घर है। फिर पश्चिम की ओर घुमा और 10 किलोमीटर चला, यहां से केवल 10 किलोमीटर चला और यहां पर पहुंच गया है ये बंदा। वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहां से अगर इस डिस्टेंस को हम देखते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो इस डिस्टेंस का हमें समझ में आ रहा है कि ये 30 है और ये 50 है, इधर ये 10 है, तो यहां कितना हो जाएगा? ये 40। तो हमें समझ आ गया ये 40 एक साइड से और एक साइड से 30, यानी बेस है 40 और परपेंडिकुलर कितना है? 30। तो यहां से उस बंदे की दूरी अगर आपको पूछी जा रही है तो बड़ा आसान है, 40 और 30। तो एक सेकंड में कंफर्म हो रहा है क्योंकि पाइथागोरियन नंबर हमें रटे हुए हैं। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है 8वीं क्लास से कि अगर लंब और आधार 3 और 4 हो तो कर्ण 5 होता है। इसका मतलब 30 और 40 हो तो कर्ण कितना होता है? 50। यानी 30 और 40 हो तो हाइपोटेनस जो है वो कितना हो जाता है? 50। तो 50 किलोमीटर्स की दूरी पर होगा, यानी हमारा आंसर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख नारी, मां और डॉक्टर के बीच के संबंध को दर्शाता है? नारी यानी फीमेल, लेकिन बात करते हैं डॉक्टर की,
तो डॉक्टर शब्द जो है वो कॉमन जेंडर में आता है, मेल फीमेल दोनों को क्वालिफाई करता है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को लगता है कि डॉक्टर का मतलब मेल, और एक नया शब्द है हमारे यहाँ डॉक्टरनी, जो कि दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं है। हम लोग समझते हैं कि डॉक्टर का मतलब मेल और डॉक्टरनी का मतलब फीमेल, जबकि मेल फीमेल दोनों ही डॉक्टर, केवल एक ही शब्द है डॉक्टर। सेम एज नर्स की बात करें तो मेल फीमेल दोनों ही नर्स होते हैं, मेल फीमेल दोनों ही कंपाउंडर्स होते हैं। जितनी भी माँ हैं वो सबकी सब नारी होंगी यानी फीमेल होंगी। अब बात की जाए डॉक्टर की तो हम जानते हैं कि कुछ मां भी डॉक्टर होती हैं, कुछ मां डॉक्टर होती हैं और कुछ ऐसी महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं जो कि मां नहीं हैं। और नारी के अलावा यानी महिला के अलावा बाहर वाले जो डॉक्टर्स हैं वो सब कौन हो जाएंगे, वो पुरुष हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। तो इस तरह का डायग्राम हमें कहां दिखाई दे रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको दिया जा रहा है स्लॉग्स का, यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन करके जो टॉपिक आपको मिलता है। सभी बिच्छू सर्प हैं, ऑल स्कॉर्पियोस आर स्नेक। तो सभी बिच्छू सर्प हैं, इसका सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ये वाला डायग्राम बिच्छू का, और इसके ठीक ऊपर आपने बना दिया किसका, सर्प का। तो जितने भी बिच्छू हैं वो सर्प हैं। कुछ सर्प जंतु हैं, कुछ सर्प जो हैं वो जंतु हैं। तो हमने कुछ सर्प का डायग्राम इसमें से लिया। बात करते हैं पहले वाले कंक्लूजन की। तो पहले वाले कंक्लूजन में आपको पूछा जा रहा है आपसे, क्या सभी बिच्छू जंतु हैं? आप लोग ये तो जानते ही हैं कि जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उन सबके आगे हमें अपनी तरफ से क्या पुट करना होता है, यदि। और जितने भी निष्कर्ष होते हैं, कंक्लूजन्स होते हैं, उनके आगे हमें लगाना होता है अपनी तरफ से क्या या तो क्या। यदि ऐसा है तो क्या ऐसा होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्या सभी बिच्छू जंतु हैं? तो ये वाला डायग्राम बिच्छू का है और ये वाला डायग्राम जंतु का है, दोनों बिल्कुल अलग हैं, रिलेशन हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो पहला वाला जो है वो कंफर्म नहीं है, यानी जब तक पक्का सही नहीं है तब तक वो गलत है, लेकिन सही हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते। कुछ जंतु सर्प हैं, सेकंड वाले की बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कुछ जंतु सर्प हैं। ये हमें पक्का पता लग रहा है कि जंतु का कुछ पार्ट किसने दबा रखा है, सर्प ने दबा रखा है, इसलिए कुछ जंतु सर्प हैं। तो यहां पर ओनली सेकंड निकल रहा है, फर्स्ट वाला गलत होगा, क्योंकि जहां दूरी होती है वहां आइदर का केस तो हो सकता है, लेकिन आइदर का केस भी तब होता है जब हमें दो मिल जाएं, एक में रिलेशन बताया जाए और एक में मना किया जाए। तो यहां सेकंड वाला सही होगा। तो आपका आंसर देखिए, इसमें ये सेकंड वाला ही निकलेगा जिसमें केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। हालांकि यहां सही शब्द ठीक नहीं है, यहां शब्द आना चाहिए अनुसरण करता है। सही लिखना उतना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि ये हम केवल सपोज कर रहे हैं, ये सब कुछ सही नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलग साइज है, ये क्यूबॉइड है, घनाभ है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। चलिए इस साइज का देख लेते हैं। 5 है, 3 है और एक 4 है। इसमें से कितने बाई कितने के क्यूब्स काटे गए हैं, 1 बाई 1 के। तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो 5 सेंटीमीटर में से 5 पार्ट हो जाएंगे और 4 सेंटीमीटर में से 4 पार्ट हो जाएंगे और 3 सेंटीमीटर में से 3 पार्ट हो जाएंगे। तो ये टॉप पर 20 हो गए, 20-20 की 3 लेयर यानी टोटल 60 हैं। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कितने छोटे घन केवल एक फलक, घनों का एक फलक रंगीन होगा, एक साइड से कलर्ड हों
तो एक साइड से कलर्ड की अगर हम बात करते हैं तो टॉप पर देखिए कितने, 3 और 3, 6, तो 6 इसके नीचे निकलेंगे, यानी 12 तो निकल आएंगे इस तरह से इस साइड पर। फिर देखिए सामने 1 2 3, 3 इसके अपोजिट यानी 6, और इधर एक और दो अपोजिट यानी 4, टोटल कितना हो जाएगा ये 22। तो 22 ऑप्शन हमें किस में मिल रहा है, फर्स्ट वाले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये इनइक्वालिटी से है, दो डेटा यानी दो स्टेटमेंट हमें दिए जा रहे हैं। G इज ग्रेटर देन आइदर इक्वल B, B इज ग्रेटर देन D, D इज इक्वल टू F, और सेकंड हमें दिया जा रहा है L इज लेस देन B एंड B इज लेस देन M। पहला वाला देखिए, क्या M छोटा है G से? तो सबसे पहले इसमें कॉमन की अगर हम बात करते हैं तो ये B जो है दोनों में कॉमन है, तो B के बाया कनेक्शन होगा G और M का। तो पहले आप आएंगे M से B पर, यहां M से B पर आएंगे तो हमें समझ में आ रहा है M बड़ा है, और ये आपसे कह रहा है M छोटा है, तो छोटा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, गलत। सेकंड वाले को देखिए G और L, G छोटा है L से, तो G से जब हम B तक आएंगे तो G बड़ा या बराबर है ऐसा बता रहा है, और ये कह रहा है छोटा है, तो कैसा हो जाएगा, गलत। D बड़ा है L से, D और L की बात करते हैं तो D से पहले B तक जाएंगे, फिर हम L को जोड़ेंगे आगे, तो D छोटा है B से, यानी D छोटा है, और ये कह रहा है D बड़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट वाले में F छोटा है M से, तो F से B तक आएंगे, B तक आएंगे तो देखिए छोटे का साइन है, यानी F इज इक्वल टू D, D छोटा है B से, आगे B और M को जोड़िए, क्योंकि हमें M की जरूरत है इधर। M को अगर हम जोड़ते हैं B और M को, तो M बड़ा है, M बड़ा है किससे, B से, यानी B छोटा है, तो समझ में आ रहा है कि M बड़ा है F से, यानी F छोटा है M से, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, यानी फोर्थ ठीक है। तो आंसर हमें उस तरह का मिलना चाहिए, तो फर्स्ट वाला ही मिल गया, ओनली फोर्थ फॉलोज, केवल चौथा अनुसरण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो यहां दो डेटा आपको दिए जा रहे हैं, E इज ग्रेटर देन F, F is less than either equal O, and O is less than either equal L, and second आपको दिया जा रहा है F is greater than either equal U and U is less than T। तो यहां पर कॉमन क्या है, वो कॉमन देखिए, तो हमें पता लग रहा है कि कॉमन F है दोनों में, तो F के बाया इनका कनेक्शन होगा। पहला वाला वो आपसे पूछ रहा है क्या E बड़ा है L से, तो E और L एक ही डायग्राम में देखने को मिल रहे हैं, यानी एक ही डेटा में, एक ही स्टेटमेंट में है, तो दोनों के बीच में साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन हो जाए तो दूर से देखकर गलत कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं होता। T छोटा है F से, अब T और F भी दोनों एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि अपोजिट साइन है। थर्ड है O बड़ा है T से, अब O और T की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें T से F तक आना पड़ेगा, देन O की बात होगी, तो T से लेकर F तक ही साइन अपोजिट हो गए, तो अपोजिट साइन कभी भी कोई भी कंक्लूजन कंफर्म नहीं होने देते। लास्ट हमें पता लग रहा है L छोटा है U से, L छोटा है U से, तो पहले आप L से F तक आएंगे, यानी F is greater than either equal O and O is greater than either equal L। तो हमें समझ आ रहा है यहां पर कि L बड़ा या बराबर है, और ये कह रहा है हमसे L छोटा है, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। हमारा आंसर होगा नन फॉलो, कोई अनुसरण नहीं करता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। चलिए अगला देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला जो है वो कौन से नंबर पर है, 9वें नंबर पर, और वीना दाईं ओर से 16वीं है, और वीना जो है वो दाईं ओर से 16वें नंबर पर है। तो इस तरह की लाइन हो सकती है, या ओवरलैप भी कर सकते हैं। दूसरी लाइन इस तरह की भी हो सकती है, ये कमला है और यहां ये वीना है,
वीना है जो कि ये 16वीं है एंड से। तो लाइन ऐसी भी हो सकती है, दोनों तरह की लाइन हो सकती है। ऊपर वाली लाइन हुई तो लोग ज्यादा होंगे, नीचे की तरह खड़े हुए तो लोग कम होंगे। वो कह रहा है अगर दोनों अपने स्थान अदला बदली कर लेते हैं यानी इंटरचेंज कर लेते हैं तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। अब कमला यहां 9वें नंबर पर है, जैसे ही वीना की जगह आती है तो 25वीं है, तो और बैक हो गई तो 9 से कम आना चाहिए। तो हमें समझ में आ गया कि ये सेकंड वाली पोजीशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट वाली की बात करें तो कमला आ जाएगी इस जगह पर और वीना आ जाएगी इस जगह पर, और जैसे ही कमला यहां आई वीना की जगह पर, इस वीना की जगह पर, तो कमला स्टार्टिंग से 25th यानी 25वीं हो गई और वीना की जगह पर है इसलिए एंड से 16 भी है। तो 16 और 25 दोनों को जोड़कर एक अगर हम लेस करते हैं तो ये 41 माइनस 1 करते हैं तो क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 40। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहां टोटल ही पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर यहां कौन सा हो जाएगा 40 यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, इसको आप रैंकिंग का कह सकते हैं। बी ए से उम्र में दुगना बड़ा है, तो बी बड़ा है किससे ए से दुगना। हमने बी को ऊपर बिठाया ए को नीचे बिठाया, लेकिन एफ से दुगना छोटा है कौन बी। बात बी की हो रही है, ये एफ से छोटा बी है दुगना। सी की आयु ए से आधी है, सी जो है वो ए के कंपैरिजन में हाफ है, लेकिन डी से दुगनी है, ये सी डी से दुगनी है। तो सबसे छोटा डी है, सबसे बड़ा एफ है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है बी। बड़ी आसानी से समझ में आ गया, तो हमारा आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, ये आपको अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन पता नहीं कितना टफ है, कितना छोटा है, कितना आसान है। मेरा मानना तो यह है कि जब तक हम कर नहीं पाते तब तक हमें हर क्वेश्चन टफ लगता है, और जब करना आ जाए तो फिर सब कुछ आसान लगता है। ए बी सी डी और ई कितने लोग 5 लोग, ये 5 लोग हैं। तो सबसे पहले आपको 5 पॉइंट बनाने हैं यहां पर इस तरह से, सबके फेस सेंटर की ओर हैं, सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और आप लोगों को खुद को बैठना होगा। ए सी के दाएं दूसरा है, सबसे पहले आप सी को बिठाइए यानी आप खुद बैठिए, आपका दायां, तो आपका दायां इधर होगा तो सी का दायां भी इधर ही होगा। तो सी के दाएं दूसरा कौन है ए, जो के यानी कौन, तो जो के यानी रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट को क्वालिफाई करता है। तो ये जो के शब्द जो है वो सी के लिए आ रहा है, जो के डी का पड़ोसी नहीं है, यानी सी पड़ोसी नहीं है किसका डी का। तो डी यहां भी नहीं आ सकता और यहां भी नहीं आ सकता है, यानी डी की जगह कंफर्म हो गई कौन सी ए के पड़ोस में। लास्ट में कह रहा है यदि सी बी के ठीक दाएं हो, सी बी के ठीक दाएं, तो बी के ठीक दाएं सी है, यानी सी बी के ठीक बाएं है। अगर आप मेरे राइट में हैं तो मैं आपके लेफ्ट में हूं, तो सी के ठीक लेफ्ट में कौन है बी, यानी बी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बी के ठीक राइट में है कौन सी। अब जगह बची किसकी, सिर्फ एक बंदा बचा है ई। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो एक का पड़ोसी कौन है, तो एक का पड़ोसी पहले तो एक नहीं हो सकता, एक के पड़ोसी होंगे दो, कौन कौन है, एक है डी और एक है ई। तो ऑप्शन देखिए सी, सी ऑप्शन हमें समझ में आ गया, डी और ई। अगला देखिए, एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, कबूतर तोते के दाहिनी ओर है। तो ये तोता है और तोते के राइट में कौन है कबूतर। गौरैया तोते से ऊपर है और गौरैया जो है वो तोते से ऊपर है। कौआ कबूतर के बाएं दूसरा है, कौआ कबूतर के बाएं दूसरा। अब कबूतर के बाएं दूसरा तो फर्स्ट और सेकंड यहां पर कौन है कौआ, कबूतर के बाएं दूसरा। सारस तोते से नीचे है,
और सारस तोते से नीचे है, पेड़ पर इस तरह की पोजीशन है इनकी, कौन सा पक्षी बीच में है? तो ये तो बड़ा आसान निकला भाई, तो यहां हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तोता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो, जो कि शुक्रवार है, इसका मतलब तो बड़ा भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है ये। एक सेकंड में समझ में आ रहा है भाई। देखिए क्या उसने पहली वाली जो लाइन है वो सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए दी है। 3 दिन बाद, आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो, जो कि शुक्रवार है। इसका मतलब वो सीधा सीधा कह रहा है कि 15 जून को शुक्रवार है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? जब 15 जून को शुक्रवार है तो 30 जून को, 15 जून की बात हो रही है कि 15 जून को फ्राइडे है, तो 30 जून का दिन बताइए। एक सेकंड में डिफाइन किया जा सकता है, कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद यानी हमारी भाषा में एक दिन बाद। फ्राइडे से एक दिन बाद कौन सा दिन आता है? सैटरडे आता है। तो ऑप्शन में सैटरडे देखिए, सेकंड। तो हमारा आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर 2, 12, 36, 80 एंड 150। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए 1 का क्यूब प्लस 1 एंड 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहां भी 1 का स्क्वायर। ऐसे ही 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। तो बड़ी आसानी से हो रहा है। 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 216 प्लस 36 देन 252, 252। तो 252 ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहला वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है 252। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसमें कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लस इन चारों से मिलकर एक स्क्वायर बनेगा, इन चारों से मिलकर भी बनेगा और इन चारों से मिलकर भी बनेगा। ये वाला पार्ट भले ही इसमें 4 नहीं है लेकिन एक स्क्वायर है, सेम एज ये भी एक स्क्वायर है, तो कितने हो गए? 5। प्लस आप लोगों को 2 स्क्वायर इसके अंदर और दिखाई दे रहे होंगे। एक दिखाई दे रहा होगा इस तरह का और एक दिखाई दे रहा होगा इस तरह का। तो कितने हो गए? 2। और एक तो हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है, तो कितना हो जाएगा? 18। 18 यानी ऑप्शन सी। तो बड़ी आसानी से आंसर दे दिया हमने, सी। चलिए एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, आप इसको कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड भी कह सकते हैं। क्या है इसमें? ए बी सी डी ई एफ जी एच एम एन ओ पी। बस आप ये देखिए कि डिफरेंस कितना आया। पहले यहां बी है यानी दूसरा नंबर, और यहां एफ है यानी छठवां नंबर। कितना अंतर आया? 4 का। तो यहां एन का मतलब 14 है, तो 18 यानी आर आना चाहिए। आर आना चाहिए, तो आर के बीच में, आर के बाद एक को छोड़ने के बाद आर से पहले वाला यानी क्यू आना चाहिए, और आर के बाद एक को छोड़कर अगला अगर हम बात करते हैं तो टी आना चाहिए, और टी से जस्ट पहले वाला एस आना चाहिए। तो देखिए क्यू आर एस टी, इसी तरह का ऑर्डर यहां है ए बी सी डी। आर टी क्यू एस, आर टी क्यू एस कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सबसे पहले ऑप्शन में आर टी क्यू एस दिखाई दे रहा है। चलिए अगला देखते हैं। एक विजातीय चुनिए, ऑड चूज करने के लिए इसमें दिया गया है। तो देखिए कैसे ऑड इसमें पता करेंगे हम लोग। एक तरीका तो हमें यह समझ में आ रहा है कि सेकंड वाला, फोर्थ वाला और थर्ड वाला तीनों एक जैसे हैं, तीनों में वही लेटर हैं, बस उन्हीं लेटर्स को इधर उधर मूव करा दिया है, इधर उधर रोटेट करा दिया है, लेटर वही हैं। तो ये तीनों उन्हीं लेटर्स से बने हुए हैं। फर्स्ट वाला जो है वो अलग है,
इसलिए यहां पर हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग से है। कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, एक्स निर्धन है। तो पहला निष्कर्ष आपको दिया जा रहा है, पहला कंक्लूजन दिया जा रहा है, एक्स इज अ प्यून। क्या एक्स चपरासी है? कुछ चपरासी निर्धन होते हैं और एक्स निर्धन है। निर्धन है इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि वो चपरासी हो, तो पहला वाला बिल्कुल गलत होगा। दूसरा, एक्स का परिवार बड़ा है। गरीब है तो परिवार बड़ा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, तो दूसरा भी बिल्कुल गलत होगा। ये रिलेवेंट ही नहीं है, उससे इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो हमारा आंसर होगा यहां नन फॉलो। तो लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। चलिए अगला देखते हैं। हंसो तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। ये एक सामान्य बात है। अगर हम हंसेंगे, हंसेंगे यानी प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नता फैलाएंगे, तो सारा संसार हमारे साथ हंसेगा, सारा संसार खुश रहेगा। इसके लिए नीचे हमें दिया जा रहा है अजम्पशंस, पूर्वानुमान या पूर्व धारणाएं। पहला, लोग आमतौर पर हंसते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस का ऊपर वाले स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे में कहा जा रहा है हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक बात है, हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसन्नता जब प्राप्त होती है तो सामने वाला भी हंसता है, यानी वो प्रसन्नता सामने वाले पर प्रभाव डालती है और वो भी हंसता है, वो भी खुश रहता है। ये सेंटेंस भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं कह सकते हम इसको ऊपर वाले सेंटेंस के साथ। ऊपर वाले सेंटेंस में तो एक्चुअली कहा जा रहा है कि अगर आप हंसते हैं, आप खुशियां फैलाते हैं, तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसता है, यानी सारा संसार आपको खुश लगने लगता है, सारा संसार आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लिंक नहीं है। तो हमारा आंसर यहां पर नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। अगला देखते हैं। क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसायोन्मुख होना चाहिए, यानी केवल जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए, केवल जॉब मिल जाए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए? तो पहला है इसमें यस, हां, शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीविकापार्जन के लिए तैयार करना है। ये एक द्विम दर्जे की बात हो गई। ये एक बहुत सामान्य स्तर की बात है, बहुत अलग सेकंड दर्जे की बात है, क्योंकि एजुकेशन का उद्देश्य ये होता तो है कि लोग पढ़ लिख कर कुछ जॉब करें, पैसा कमाएं, लेकिन एजुकेशन का मतलब केवल पैसा कमाने या जॉब करने से नहीं होता। एजुकेशन का मतलब जिंदगी जीने से होता है। तो नीचे जो ऑप्शन दिया जा रहा है हमें, नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए। यस, एजुकेशन जो है वो नॉलेज के लिए होनी चाहिए, और जब नॉलेज होती है तो वो जीवन में काम आती है, और जीवन में काम आती है तो जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है और जीवन बदल जाता है। तो यहां सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, यानी सेकंड वाला जो है वो ज्यादा प्रबल है कंपैरेटिवली फर्स्ट के। तो हम यहां आंसर देंगे सी, यानी आर्ग्यूमेंट सेकंड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। यदि प्लेयर को QNDCJX लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक है। P को +1 करके Q लिखा, L +2 करके N लिखा, A +3 करके D लिख दिया है, तो फिर यहां +4 होगा, +5 होगा और +6 होगा। तो हमें समझ आ रहा है ये। तो इसी तरह से हमसे बात की जा रही है किसकी? सिंगर। तो इसको +1 करेंगे, इसको +2 करेंगे, इसको +3 करेंगे, इसको +4 करेंगे, इसको 5 करेंगे और इसको 6 करेंगे। तो 19 + 1 यानी 20, 20 यानी T, I यानी 9, 9 + 2 यानी K, N + 3, 14 + 3 यानी Q हो जाएगा, G + 4 यानी 11 यानी K हो जाएगा, E + 5 तो J हो जाएगा, R + 6 यानी 18 + 6 करेंगे तो 24, 24 यानी X हो जाएगा। तो हमारा आंसर TKQ
के जे एक्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है, टी के क्यू के जे एक्स, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये जो है मशीन इनपुट का है, जिसको कुछ लोग इनपुट आउटपुट भी कहते हैं। चलिए ये मशीन इनपुट का क्वेश्चन है। यहां हम देख रहे हैं कि हमें इनपुट दिया जा रहा है ये, और इस इनपुट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को देखना है। तो पहले स्टेप में 97 को कंपाइल कराया गया है, सेकंड स्टेप में 85 ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया है, यानी 63 को कंपाइल कराया गया है, फिर 36 को कराया गया है, फिर 19 को कंपाइल कराया गया है, 16 ऑटोमेटिकली कंपाइल हुआ, और लास्ट स्टेप में 09 को कंपाइल कराया गया है। तो देखिए हमें समझ में आ गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर यहां पर बन रहा है। 97, 85, 63, 36, 19, 16, 09 और 04। तो यही ऑर्डर हमें हर जगह अप्लाई करना होगा। तो बड़ा आसान लॉजिक है। तो इसके पहले स्टेप की अगर हम बात करेंगे, तो पहले स्टेप में सबसे पहले हम लोग कंपाइल कराएंगे सबसे बड़े नंबर को, यानी 88 को। 88 के बाद एज इट इज बना रहेगा 25, 08, 35, 11, 67 एंड 23। सेकेंड स्टेप पर पहुंचकर हम देखेंगे तो 88, उसके बाद 67 को कंपाइल कराएंगे, फिर 25, 08, 35, 11 एंड 23, एंड इसी तरह से स्टेप थर्ड, तो 88, 67, 35, 25, 08, 11 एंड 23। फोर्थ स्टेप की बात करेंगे तो 88, 67, 35, 25, फिर आएगा 23, और 23 के बाद 08 एंड 11, एंड लास्ट फिफ्थ स्टेप की बात करेंगे तो 88, 67, 35, 25, 23, 11 एंड 08। ये तो वैसे भी लास्ट स्टेप हो गया, हमसे पांचवा पूछ रहा है, तो इस तरह का ये पांचवा ही है, लास्ट भी कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद में कोई स्टेप नहीं आएगा, टोटल कंपाइल हो गया है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां दिखाई दे रहा है, 88, 67, 35, 67, 35, 11 आ गया, यहाँ 25, 08 ये पॉसिबल नहीं है, थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है, फोर्थ वाला आंसर हमारा ठीक होगा। चलिए इसे देखते हैं। यहां सबसे पहले कंपाइल कराएंगे 32 को, उसके बाद एज इट इज बना रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर एक बार में केवल एक ही कमांड एक्सेप्ट करता है, दो कमांड एक साथ एक्सेप्ट नहीं करता। 32 के बाद में फिर यहां 30, 09, 25, 16, 18, 17 एंड 06। थर्ड स्टेप की बात करेंगे, आई थिंक हमसे थर्ड ही पूछा जा रहा है। 30 के बाद में यहां आ जाएगा 25, 09, 16, 18, 17 एंड 06। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। एंड तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तीसरे स्टेप की बात कर रहा है। तो 32, 30, 25, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है हमें, जिसमें 32, 30, 25 और बाकी सब एज इट इज है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं, इसे कंपाइल करा लेते हैं। अंतिम चरण की बात कर रहा है, यानी डायरेक्ट आउटपुट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें 27, 16, 09, 25, 06 एंड 05। 27 के बाद में 25 को कंपाइल कराएंगे, फिर 16 आएगा, फिर 09 आएगा, फिर 06 आएगा एंड 05 आएगा। इस तरह से सभी कंपाइल हो गए, सभी कंपाइल हो गए, यानी सेकंड स्टेप ही इसका लास्ट स्टेप होगा। केवल आपको दो ही स्टेप चलना पड़ा, तो सेकंड स्टेप इसका लास्ट स्टेप होगा। अगला देखते हैं, पहले कंपाइल करा लेते हैं इसे। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर इसमें 92 ऑलरेडी कंपाइल किया हुआ है, 86 कंपाइल किया हुआ है, 71 कंपाइल किया हुआ है। चलिए 27 को देखते हैं, इसमें कह क्या रहा है आपसे, नीचे दिया गया चरण चौथा है, तो इनपुट कैसा होगा, इनपुट कैसा होगा। ये 92
किस वजह से आया है पहले स्टेप पर, पहले नंबर पर? इस वजह से आया है कि 92 सबसे बड़ा है। कहां से आया है पता नहीं, तो इनपुट कैसा होगा ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं लग सकता। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे 4 साल का बच्चा आपको दिखाकर ये पूछा जाए कि ये पैदा हुआ था उस दिन कैसा था, तो ये हम कभी नहीं बता सकते। यानी हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहां पर, कांट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अगला देखते हैं। ये आपको मिसिंग कैरेक्टर्स का क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो देखिए 18 एंड 60, तो यहां हमें समझ आ रहा है मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6, 60 से 186, तो मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6, आगे भी मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6, आगे भी मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6, तो यहां भी मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 अगर हम करते हैं तो देखिए 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और 24 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। संभावना ये होती है कि 0 एक ही ऑप्शन में मिले, अगर बाई चांस 2 में मिल रहा है तो एक स्टेप और आगे देख लेंगे हम इसको। 3 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ 8 में किया, 8 में किया तो कैरी फॉरवर्ड हुई यहां से 2, 9 में किया 27 प्लस 2 यानी 29। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये यहां से एक कैरी फॉरवर्ड होगी, 4 और 6 10, तो ये 9 और 1 10 यानी 0 डबल आएगा। डबल 0 हमें केवल एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, कौन सा, बी वाला ऑप्शन। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, वो आपसे यहां पूछ रहा है, एक शब्द दिया गया है CRUSH, क्रश का कोड बताना है आपको। इसमें m के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि m बराबर 30, तो 30 को अगर हम देखते हैं तो यहां से ऐसे 3 देखिए और ऊपर से 0 देखिए, तो दोनों लाइंस कहां पर बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, m पर। तो 30 किसका कोड है, m का। इसी तरह से C के लिए देखना है आपको, सबसे पहले 33, तो 3 और ऊपर से भी 3 यानी C है, बिल्कुल ठीक है। 23 को देखिए 2 यहां से और 3 ऊपर से P है, जबकि होना चाहिए था R, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकंड वाले की बात करते हैं, 0 0 0 0 देख रहे हैं तो C आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 7 5 की बात करते हैं, 7 यहां से 5 ऊपर से R आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे 5 5 की बात करते हैं तो रो और कॉलम दोनों साइड से 5 5 U आ रहा है। 57 की बात करते हैं, 57 की बात करते हैं तो S आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, S है फोर्थ नंबर पर। 4 0 4 यहां से 0 ऊपर से, सॉरी 0 ऊपर से, तो H आ रहा है, यानी बिल्कुल ओवरऑल ठीक है, तो सेकंड वाला आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। ए के पास कितनी कलमें हैं, ए के पास कितने पेन हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा नीचे दिया जा रहा है 3 अलग अलग स्टेप में, यानी 3 स्टेटमेंट अलग अलग दिए जा रहे हैं। पहला इसमें दिया जा रहा है ए के पास बी से 12 कलमें कम है, बी के पास 12 पेन कम है ए से। सेकंड में कहा जा रहा है सी के पास बी से 18 कलमें कम है, अब बी का ही कंफर्म नहीं है तो सी का कैसे होगा। लास्ट में बोला जा रहा है डी के पास 8 कलमें हैं जो बी से 50% अधिक हैं, बी से 50% अधिक हैं। तो हमें समझ में आ गया डी के पास 8 कलमें हैं जो बी से 50% कम है यानी हमें समझ में आ गया कि डी के पास अगर 8 हैं तो बी के पास कितनी होंगी, 16। बी के पास 16 कलमें हैं और ए के पास बी से 12 कलमें कम हैं, बी से 12 कम है, 12 कम है बी से, तो ए के पास कितनी कलम है, केवल 4। यानी पहले वाले और तीसरे वाले से मिलकर आंसर आएगा। तो देखिए जरा ऑप्शन में थर्ड वाला आंसर हमें पता लग रहा है, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी दोनों मिलकर आंसर दे सकते हैं, अकेला इनमें से कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। और सेकंड वाले स्टेटमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ रही है जब इन दोनों से आंसर आ रहा है तो। चलिए ये तो
सिंपल सिंप्लीफिकेशन कहिए या आप इनइक्वालिटी कहिए इसको। कौन से चिन्ह आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित होगा? सबसे पहले डिवाइड की बात करिए कि डिवाइड कहां कहां है, डिवाइड को चेंज करिए। तो पहले में डिवाइड और इनटू, इनटू की जगह डिवाइड करते हैं तो 6 जो है उससे 5 डिवाइड नहीं होगा, तो बी वाले ऑप्शन के सही होने की संभावना न के बराबर है। माइनस और डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो सकता है। एंड लास्ट डिवाइड और प्लस, प्लस की जगह डिवाइड करते हैं तो 4 डिवाइड नहीं होगा 5 से, यानी लास्ट वाला ऑप्शन भी सही होने की संभावना कम है। थर्ड और फर्स्ट को देख लेते हैं, थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। 32 डिवाइड की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड, तो यहां डिवाइड 8 -4 प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। ये डिवाइड किया कितना 4, -4 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 30 इज इक्वल टू 30। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये माइनस और ये प्लस खत्म हुआ, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर? सी। अगला देखिए, 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है? बड़ा सिंपल है। 8 पुरुषों और 7 महिलाओं में से महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है? तो 8 लोगों का चयन जो है फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल। एनसीआर हम लोगों ने पढ़ा है, हम जानते हैं कि ऊपर हमने 8 को रोटेट कर दिया, यानी उन 6 को भी आपस में रोटेट कर दिया, उन 6 को जो हमें सिलेक्ट करने हैं। दूसरा, उन 6 को उन 2 के टुवर्ड्स भी रोटेट कर दिया, जो 2 रह जाएंगे तो हमने नीचे अपॉन में कर दिया है ये, जिससे वो उतने कॉम्बिनेशन कम हो जाए। और इन्हीं के टुवर्ड्स हमें 4 महिलाओं का सिलेक्शन करना है 7 महिलाओं में से, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। तो देखिए इसको, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 6 यानी फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल, ये खत्म हुआ 2 से, ये 4 टाइम यानी 28 मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 यानी 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, 4 से ये खत्म, 2 और 6 से 2 और 3 से ये 6 खत्म, तो ये हुआ 35। अब 35 और 28 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 8 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 0 कैरी फॉरवर्ड हुई 4, ये 5 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए और 8 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 24 एंड 10 34 प्लस 4 38 कैरी फॉरवर्ड हुई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 6 प्लस 3 यानी 9, तो 980 आंसर आना चाहिए। वैसे भी सेकंड डिजिट तक ही हमें समझ में आ रहा था कि 8 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। चलिए अगला देखते हैं। एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद हैं, हर सदस्य प्रत्येक सदस्य के साथ हाथ मिलाता है, कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? तो एक बात तो यह है कि 30 लोग जब हाथ मिलाएंगे तो हर आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? खुद को छोड़कर हर आदमी से हाथ मिलाएगा। लेकिन मैंने आपसे हाथ मिलाया और आपने मुझसे हाथ मिलाया, ये तो एक ही बार में 2 लोग फ्री हो गए। ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार मैंने आपसे हाथ मिलाया फिर आप कहें कि आपने मिला लिया मैं आपसे मिलाऊंगा, अरे भाई दोनों का मिल गया। तो 2 लोगों में ये क्रिया एक ही बार होगी, तो हमने अपॉन 2 कर दिया और इसको डिवाइड किया तो ये 15 मल्टीप्लाई बाई 29, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 29 अगर हम करते हैं तो यहां पर 135 यानी 13 और मल्टीप्लाई किया 30 प्लस, तो ये 43, तो 435 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? बी वाले ऑप्शन में। 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर इनके ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता क्या है? तो 2 पासों की अगर हम बात करते हैं तो 2 पासों के टॉप पर 9 कैसे आ सकता है? पहले पासे पर 1 हो तो दूसरे पासे पर 8 चाहिए।
अब 8 तो होता ही नहीं है डाइस में, इसका मतलब 1 का यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से पहले पासे पर 2 हो तो दूसरे पासे पर हमें 7 चाहिए, यानी 2 और 7 का यूज नहीं कर सकते क्योंकि 7 पासे पर कभी होता नहीं है। पासे पर 1 2 6 1 2 3 4 5 6 केवल यही होते हैं। तो मिनिमम यहां कितना 3 तो होना ही चाहिए, 3 से कम नहीं ले सकते। तो 3 6 होने पर 9 होता है, 6 3 यानी पहले पर 3 दूसरे पर 6, पहले पर 6 दूसरे पर 3, 4 और 5 हो एंड 5 और 4 हो तब भी 9 होता है। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 4 कॉम्बिनेशन हो गए आउट ऑफ 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/9। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला। शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए CH 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 और CH, यहां E है, यहां A है, यहां E है, यहां E है। ए वाला सबसे पहले आएगा यानी दूसरा वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद ई वालों में एम है, यहां ए है और यहां ई है, तो ए वाला पहले आएगा यानी तीसरा, फिर आएगा चौथा ई वाला और फिर आएगा एम वाला यानी पहला। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 लास्ट वाले ऑप्शन में है। अगला देखते हैं, कैस्ट्रोफोन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने के वर्णमाला में हैं? तो चलिए देख लेते हैं इसको। C D E F G H I J K L M कोई भी उतनी दूरी पर नहीं है जितना अल्फाबेट्स में होते हैं। A B C D E F G H I J S T, S और T के बीच में कोई नहीं होता है, यहां भी कोई नहीं है, तो एक पेयर तो हमें ऐसा मिल गया। S T U V W X Y Z A, एंड तक देखना होता है, तो T से भी अब एंड तक कोई नहीं मिलेगा जब S से नहीं मिला है। तो R S T U V W X A B C D E F P Q R S T H I J K O N O P Q N O, सिर्फ एक मिला इस साइड से, अब रिवर्स में भी मिल सकते हैं। E F G H, तो एक तो E और H मिल गया रिवर्स में। E F G H I J K L M N O, एंड तक कोई नहीं है तो H से भी नहीं होगा। N से देखिए N O P Q R S T, T मिल गया, N और T दूसरा पेयर, N O P Q R S T U V W, एंड तक अब कोई नहीं है। O से देखिए O P Q R S T, O और T मिल गया। अच्छा O और T तो N और O भी है एक। अब देखिए P से P Q R, P और R मिल गया, P Q R S T U V नहीं मिला, A B C D E F R S T U V T U V W S T U A B, तो 5 ये और एक ये, कितने? 6। तो हमारा आंसर यहां पर 6 हो जाएगा। श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 24वें अक्षर के बाएं 9वां है? तो लेफ्ट साइड से 24वें के लेफ्ट यानी बैक होना है, तो 24 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा? 15th। और लेफ्ट साइड से 15th नंबर किसका होता है? ओ का होता है। यहां से अगर 15वां हम आते हैं तो ओ हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ओ यानी हमारा आंसर हो जाएगा यहां सी। अगला देखते हैं, श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 24वें अक्षर के दाएं 9वां? दाईं ओर से 24वें के दाएं यानी बैक होना है, तो 24 माइनस 9 15th, कहां से? राइट साइड से। अब राइट साइड से यानी जेड साइड से 15th हमें पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका नंबर 1 होता है, इसका 26 होता है, तो दोनों का सम 27 होता है। तो 15 और लेफ्ट साइड से यानी ए साइड से अगर हम देखें तो 27 से आप 15 को लेस कर दीजिए बस, तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 क्या होता है? एल, यानी स्टार्टिंग से 12वां और एंड से 15वां एक ही लेटर होता है जिसका नाम है एल। तो ऑप्शन में एल हमें दिखाई दे रहा है 4th में। अगला देखिए, श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से दूसरे स्वर के बाएं 7वां अक्षर है?
दाईं ओर से दूसरा स्वर जो है वो हो जाएगा ओ। दूसरा स्वर क्या होगा? ओ। पहला स्वर होगा, पहला वॉवेल होगा यू और दूसरा वॉवेल होगा ओ। श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से दूसरे स्वर के वाएं सातवां? ओ यानी 15वें, 15वें के वाएं यानी लेफ्ट में सातवां। तो 15 से 7 घटाएंगे, कौन से नंबर पर आ जाएंगे? 8वें पर, और 8वां क्या होता है? एच होता है। तो हमारा आंसर पहला वाला हो गया। अगला देखिए, श्रृंखला में वाएं छोर से पहले स्वर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? वाया या वाया छोर एक ही बात होता है, पहला स्वर यानी ए ही होता है, के दाएं छठा अक्षर, ए के दाएं छठवां, ए के दाएं छठवां कौन सा हो जाएगा? जी। जी यानी तीसरा आंसर। कौन सा अक्षर श्रृंखला के वाई ओर से 16वें के वाएं 12वां है? वाई ओर से 16वें के वाएं, तो ये तो बैक होना है। बैक होना है तो 16 से आपने 12 घटाया 4, फोर्थ नंबर किसका होता है? डी का, ऑप्शन डी, यानी ए आंसर हो रहा है। कौन सा अक्षर श्रृंखला के दाईं ओर से 12वें के बाएं सातवां है? दाईं ओर से 12वां और उसके बाएं यानी इधर और, तो 12 और 7 19वां, इधर से 19वां तो उधर से, दोनों का सम 27 होता है। 19 घटाएंगे तो 8वां, और 8वां हम सब जानते हैं एच होता है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे हमें जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग है। तो आपके एग्जाम में जिस तरह का डिसीजन मेकिंग का पार्ट आता है वो है, तो एक डेटा इसमें दिया जा रहा है। एक बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर्स की यानी बैंक पीओस की भर्ती होनी है, तो उसके लिए कम से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, स्नातक पूरा करने के बाद कम से कम 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड नंबर पर दे रहा है कि उसकी एज 21/2/22 यानी 21 फरवरी 2022 को मैक्स 35 इयर्स होनी चाहिए। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में कम से कम 40% अंक मिले हों, और आगे कह रहा है कि परीक्षा में उसको, लिखित परीक्षा यानी जो रिटन एग्जाम हुआ है उसमें 55। अभ्यर्थी सभी मानदंडों को पूरा करता हो शिवाय, नीचे कुछ कंडीशन दी जा रही है, नीचे कुछ छूट या रिजर्वेशन दिया जा रहा है। उपयुक्त सेकंड, सेकंड का मतलब सेकंड में कह क्या रहा है यहां पर? ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव उस आदमी के लिए जरूरी नहीं है, यानी इसके लिए क्या कह रहा है वो, लेकिन उसके पास कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो। 2 वर्ष का अनुभव अगर नहीं है, 1 वर्ष का अनुभव है, तो उसको फेल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको चयनित भी नहीं कर सकते। कह रहा है उसका मामला भर्ती चेयरमैन को भेजा जाएगा, यानी उस पर संज्ञान लेंगे भर्ती के चेयरमैन। आगे उपयुक्त थर्ड, थर्ड में क्या है? एज, एज उस आदमी पर एप्लीकेबल नहीं होगी, वो कह रहा है लेकिन उसकी आयु 40 वर्ष से कम है, तो यह मामला भर्ती अध्यक्ष को भेजा जाएगा, यानी 35 से ऊपर है लेकिन 40 से कम है, तो उसके प्रेसिडेंट को यानी अध्यक्ष को भेज दिया जाएगा। तो ये कंडीशंस आपको याद रहेंगी, ये हमें अगले 2-3 क्वेश्चंस तक याद रखनी होती है। ग्रेजुएशन में 60%, एक्सपीरियंस 2 इयर्स का, एज 35, 40% उसके मार्क्स इंटरव्यू में और 55 एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए, पहला बंदा रचित वाडेकर, जिसने अपना स्नातक 63% अंकों के साथ पूरा किया है, पहली कंडीशन बिल्कुल ठीक है। 3 वर्षों से कार्यरत है, ये बिल्कुल ठीक है। उसने लिखित परीक्षा में 57, ये भी ठीक है। 55 मांगा है, और साक्षात्कार में 43। साक्षात्कार में कितना मांगा गया था? साक्षात्कार की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, साक्षात्कार में 40%, यानी ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका आंसर देने में हम अभी असमर्थ हैं, क्योंकि यह डेटा जो है अपर्याप्त है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें एज नहीं दी गई है। तो हमारा आंसर सी होगा, दिए गए आंकड़े निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त हैं। अगला देखते हैं। सुचित शर्मा एक कंप्यूटर विज्ञान ने स्नातक और लिखित परीक्षा देने में 74%, यानी ठीक है। उसकी जन्म तिथि अगस्त 1997, 97 से 2022, एज बिल्कुल ठीक है। इंटरव्यू 45%, ये ठीक है। और वह पिछले 18 महीनों से कार्यरत है, ये भी ठीक है। लेकिन जबकि काम करने वाला होना चाहिए 2 साल,
18 महीने से काम कर रहा है तो इसको फेल नहीं कर सकते। इसका मामला जो है वो किसको भेजा जाएगा? इसका मामला भेजा जाएगा भर्ती कराने वाला जो सचिव है, जो हमें बताया गया था चेयरमैन, तो चेयरमैन को भेजा जाएगा। देखिए जरा इसमें मामला भर्ती चेयरमैन यानी फोर्थ वाला आंसर सही होगा, क्योंकि 1.5 वर्ष का उसको अनुभव है, हमसे अनुभव 2 का मांगा है, 1.5 का अगर किसी को है तो मामला जो है वो चेयरमैन को भेज दीजिए। अगला बंदा है इसमें विनीता सिन्हा, जिनकी जन्म तिथि 15 जनवरी 1991, एज बिल्कुल ठीक है, 63% अंकों के साथ बीटेक, ये भी बिल्कुल ठीक है। ग्रेजुएशन मांगा है, बीटेक, बीएससी, बीए कुछ भी हो, पिछले 3 वर्षों से कार्यरत हैं, ये ठीक है। साक्षात्कार में 61 और लिखित परीक्षा में 56, यानी इसका सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट यानी इसका सिलेक्शन आप ही कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, आरेख को पूरा करिए, कंप्लीट द फिगर। तो इस फिगर को ठीक से देखना है और ठीक से देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि यहां सी वाला आंसर ठीक होगा, क्योंकि इस तरह से ये आएगा, यहां एक छोटी सी लाइन है और ये पूरा कंप्लीट ब्लैक होगा, तो ये आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा यहां पर? सी। अगला देखिए, ओके, ये किसमें निहित है, किसमें इंटरसेक्ट है? तो ये किसमें इंटरसेक्ट है, ये एक सेकंड में हमें समझ में आ रहा है, फोर्थ वाले में इंटरसेक्ट है। देखिए इस तरह से हमें दिख रहा है ये फोर्थ वाला। अगला देखते हैं, इसको देखिए और इससे देखिए इन दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है। इस वाले को, पहले वाले को कितना घुमाया गया है, तो यहां से ऐसे ऊपर फिर ऐसे, यानी 2 स्टेप चलाया गया। तो इसको भी आप 2 स्टेप चलाइए, तो पहले इसको लाएंगे तो ये यहां आएगा और उसके बाद ले जाएंगे तो यहां आएगा। तो ऐसा हमें कहां पर दिखाई दे रहा है? ऐसा हमें दिखाई दे रहा है सेकंड वाले ऑप्शन में, यानी सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, वो कह रहा है ये सारी आकृतियां किसमें हैं? तो ये सारी आकृतियों की हम बात करें तो सबसे पहले कितनी है? 6। तो दूसरे जितने भी फिगर हैं उनमें 6 होने चाहिए। तो इसमें 6 हैं, इधर भी 6 हैं, इधर भी 6 हैं और इधर भी 6 हैं, लेकिन ये आंसर हमें तुरंत समझ में आ गया कि ये गलत होगा, क्योंकि ये 2 एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, वैसा इसमें नहीं है। इसमें है लिंक हुआ, इसमें भी है और इसमें भी है लिंक हुआ। अब देखिए इसमें एक सर्कल है, एक हेक्सागन है और एक पेंटागन है। तो यहां 2 हेक्सागन है, ये गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हेक्सागन भी है, पेंटागन भी है, सर्कल भी है, एक ट्राइंगल भी है और एक ये सर्कल भी है जिसमें स्टार जैसे बने हुए हैं, यानी हमारा अशोक चक्र जैसा बना हुआ है। ये बी वाला आंसर जो है वो हमें प्रॉपर ठीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ 2 हेक्सागन हो गए, ये नहीं हो सकता। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ओके, 3 ग्रुप बनाने हैं इसमें। तो ग्रुप बनाने के लिए कभी भी आपको ये आरेख देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल ऑप्शन से चेक करिए आप इसको। जैसे बी वाले ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ से स्टार्ट कर रहा है, इस तरह की अप्रोच तो बिल्कुल गलत मानी जाती है। जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ से स्टार्ट नहीं करते। इसने फर्स्ट, थर्ड एंड सेवेंथ को लिया है, बिल्कुल ठीक है पहले स्टेप में, यानी पहले इसने जो ग्रुप बनाया पहला, तीसरा और सातवां, लेकिन पहले ग्रुप में यहां दूसरा आया ही नहीं है। तो सेकंड नंबर पर सबसे पहले दूसरा आना चाहिए था, लेकिन इसने 8वें से स्टार्ट किया है, तो ये गलत है। और यहां 8वें से ही स्टार्ट कर रहा है, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड नाइन्थ, पहला, दूसरा और 9वां। देखिए एक जैसी शेप इनकी पत्तियों जैसी लग रही है। 3, 6, 8, तीसरा, छठवां और 8वां स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, तो बाकी तो अपने आप एक कैटेगरी में हो ही जाते हैं। चलिए आज हमने ये पेपर देखा, बहुत अच्छा लगा और बहुत कम समय में इसको कैसे किया जाएगा ये तो आपको एक्सप्लेन करते हुए सब किया गया है। इसमें टाइम काफी लगा है, बहुत जल्दी इसको नहीं किया गया है, समझाते हुए किया गया है। तो ऐसे ही हमारी जर्नी आगे बनी रहेगी, इस तरह के पेपर्स हम सॉल्व करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।